हेलो एंड मोस्ट वेलकम। हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है रेडिएशन क्वांटिटी एंड यूनिट। ठीक, आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर रेडिएशन को हम लोग मेजर कैसे करते हैं और मेजर्ड रेडिएशन को हम लोग किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो मेन फोकस होगा हम लोग का एक्टिविटी, एक्सपोजर, कर्मा, एब्जॉर्ब डोज, इक्विवेलेंट डोज और इफेक्टिव डोज पर होगा। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूजी कोर्स बीआरआईटी के सेकेंड ईयर में पेपर सेकेंड रेडिएशन फिजिक्स एंड पेपर थर्ड रेडिएशन बायोलॉजी एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन में ये पढ़ना है। एमबीबीएस पीजी कोर्स डीएमआरडी वहाँ भी ये पढ़ना है, और यूजी कोर्स बीएमआरटी बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियो थेरेपी टेक्नोलॉजी वहाँ भी ये पढ़ना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो रेडिएशन एक ऐसा चीज़ है जिसे आप सेंस नहीं कर सकते, ना तो आप उसे देख सकते हैं, ना ही महसूस कर सकते हैं, ना तो आप सुन सकते हैं। तो उसको मेज़र करना काफ़ी मुश्किल था। तो रेडिएशन को मेज़र करने के लिए 1928 में एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन यूनिट एंड मेजरमेंट, ICRU। ठीक, तो इसका काम क्या था ICRU का? ICRU का काम था रिकमेंडेशन देना। किस चीज़ के बारे में? क्वांटिटी एंड यूनिट ऑफ रेडिएशन एंड रेडियो एक्टिविटी के बारे में। ठीक, कि आखिर रेडिएशन का क्वांटिटी क्या है, उस क्वांटिटी को हम लोग किस यूनिट में एक्सप्रेस करें। ठीक, दूसरा जो इसका काम था कि ये सूटेबल प्रोसीजर बता सके कि रेडिएशन को हम लोग मेज़र कैसे करते हैं। ठीक है, कि अगर हम लोग रेडिएशन को मेज़र करना तो उसके लिए क्या प्रोसीजर हो सकता है। और तीसरा ये काम था कि आखिर उस रेडिएशन का हम लोग इस्तेमाल कैसे करें इन द फील्ड ऑफ डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन बायोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वायरमेंटल एक्टिविटी में। ठीक, और एक फाइनल जो इसका काम था, ये काम ये था कि ये सब जो हम लोग कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी कर रहे हैं या फिर न्यूक्लियर मेडिसिन में यूज कर रहे हैं रेडिएशन का, तो उसके लिए कुछ डोज चाहिए, कुछ फिजिकल डाटा चाहिए कि हाँ हम लोग कितने क्वांटिटी इसको दें ताकि रेडिएशन का हार्मफुल इफ़ेक्ट बॉडी पे ना पड़े। तो ये जो फिजिकल डाटा है ये भी ICRU ही प्रोवाइड करती है। ठीक, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बॉडी है, इसीलिए इसको याद रखिएगा। अब हम लोग का जो टॉपिक है वो है एक्टिविटी। ठीक है, तो एक्टिविटी के बारे में कुछ बोलूं उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर एक्टिविटी का रिलेशन क्या है रेडिएशन के साथ। ठीक, तो एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप शो करता है रेडिएशन क्वांटिटी के साथ। इसलिए हम लोग को एक आइडिया मिल जाता है कि आखिर कितने क्वांटिटी का रेडिएशन रिलीज हो रहा है पर यूनिट टाइम पर। ठीक, अब आपको रिलेशन पता चल गया, तो अब ये भी जान लीजिए कि आखिर ये एक्टिविटी है क्या। ठीक, तो एक्टिविटी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, या न्यूक्लियर डीके क्या होता है, या फिर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये आपको पता। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है कि एक अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट का अनस्टेबल न्यूक्लियस अपना एनर्जी को लॉस करता है और स्टेबिलिटी गेन करता। जब एनर्जी लॉस करता तो रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी लॉस करता। ठीक, तो जितने रफ्तार से ये लॉस करेगा, जिस रेट से ये लॉस करेगा, उसी रेट को हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी। ठीक, तो एक्टिविटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है डेल्टा एन वाई डेल्टा टी। डेल्टा एन क्या होता है? डेल्टा एन द चेंज इन द नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस, एंड डेल्टा टी इक्वल टू द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द चेंजेस टेक प्लेस। एक्टिविटी का यूनिट क्या है? एक्टिविटी का यूनिट बैकरल है। ठीक, 1 बैकरल मीन्स 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, 5 बैकरल मीन्स 5 डिसइंटीग्रेशन इन 1 सेकेंड। ठीक, बैकरल काफ़ी छोटा यूनिट होता है, इसके लिए बड़े यूनिट्स बनाए गए जैसे मेगा बैकरल, गीगा बैकरल। मेगा बैकरल में क्या होता है, ये बैकरल से शायद 10 लाख यानी 10 पे पावर से 10 लाख के बराबर होता है। 10 लाख गुना ज़्यादा बड़ा यूनिट होता है बैकरल से। और ये गीगा बैकरल 100 करोड़ गुना ज़्यादा बड़ा यूनिट होता है बैकरल से, गीगा बैकरल। ठीक,
अब प्रॉब्लम क्या आया बैकरल के साथ, ठीक। तो रेडियम 266 का एक सैंपल लिया गया, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। फर्स्ट सैंपल में 3 ग्राम लिया गया, सेकंड सैंपल में 5 ग्राम लिया गया। तो यहाँ पे एक्टिविटी एक ही एलिमेंट का अलग अलग आ रहा था, अलग अलग मास लेने पर, ठीक। से जो 5 ग्राम लिया गया था उसका एक्टिविटी ज़्यादा था, जो 3 ग्राम लिया गया था उसका एक्टिविटी कम था। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए रेडियो एक्टिव डिके लॉ को लाया गया। रेडियो एक्टिव डिके लॉ में क्या होता है, तो रेडियो एक्टिव डिके लॉ में हम लोग को यही पता चलता है कि जो एक्टिविटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द नंबर ऑफ अनडिकेड एक्टिव एटम प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट, मीन्स dN/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट को लाना पड़ा, ठीक। ये जो कांस्टेंट है ये डिके कांस्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पे आप ऑब्वियस से आप देख सकते हैं जो 5 ग्राम होगा, ठीक, 5 ग्राम है, वहाँ पे एक्टिव जो अनस्टेबल जो न्यूक्लियस होगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एटम होगा 5 ग्राम में कंपेयर टू 3 ग्राम, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे 5 ग्राम का सैंपल में ज़्यादा एक्टिविटी है। तो हम लोग यहाँ पे एक नया यूनिट बनाया, बैकरल के जगह पे एक नया यूनिट बनाया गया क्यूरी। क्यूरी में क्या किया गया कि यहाँ पे मास को इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि अगर हम लोग 1 ग्राम मास में रेडियम का 266 का, रेडियम यहाँ पे इसलिए स्पेसिफाई किया गया है क्योंकि जो डीके कांस्टेंट है उसके कारण एक्टिविटी एलिमेंट टू एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट टू एलिमेंट वैरी करेगा, इसीलिए यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, एक स्टैंडर्ड एलिमेंट दे दिया गया रेडियम 266 का, ठीक। तो 1 ग्राम रेडियम 266 का जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होगा उसी को 1 क्यूरी बोलेंगे, ठीक। तो 1 क्यूरी में कितना डिसइंटीग्रेशन होता है, तो 1 क्यूरी में 3.7 इंटू 10 डिसइंटीग्रेशन होता। तो 1 क्यूरी इक्वल टू 3.7 इंटू 10 इसको बैकरल भी बोल सकते हैं, ठीक। बैकरल को रिप्रेजेंट बी क्यू से करते हैं और क्यूरी को सी आई से हम लोग करते हैं, ठीक। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि एक्टिविटी से एक एस्टिमेट हम लोग को मिल जाता है कि हाँ यार कितना रेडिएशन हो सकता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे रेडिएशन का एनर्जी हम लोग को पता नहीं चल रहा, इसीलिए एक्टिविटी हम लोग के ज़्यादा काम नहीं आता है। अब हम लोग एक्सपोजर के बारे में देखेंगे कि एक्सपोजर क्या होता है, ठीक है। तो एक्सपोजर जो होता है वो रेडिएशन क्वांटिटी होता है जो कि मेजर किया जाता है इन द टर्म ऑफ आयोनाइजेशन इन एयर, ठीक। आपको पता होगा कि जो एक्सरेज और गामा रेज होता है वो आयोनाइजेशन करता है जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो, और जब आयोनाइजेशन होता है तब आयन प्रोड्यूस होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश किया गया, द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस बाय आयोनाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन का क्वांटिटी जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा आयन प्रोड्यूस होंगे। तो इस कंसेप्ट को, इस रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए एक यूनिट बनाने का कोशिश किया गया, ठीक। यूनिट बनाने के लिए 1 cc ड्राई एयर एट STP पर हम लोग ने लिया। 1 cc क्या है, ये वॉल्यूम का यूनिट है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। और STP पर क्यों लिया गया, क्योंकि जो एयर का जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हम लोग का एयर का वॉल्यूम होगा और प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना कम एयर का वॉल्यूम होगा, ठीक। PV = nRT रिलेशनशिप। फिर हम लोग ने 1 cc ड्राई एयर को लिया, उस पर रेडिएशन दिया और तब तक रेडिएशन देते रहें जब तक कि 1 ESU का चार्ज उस पर प्रोड्यूस नहीं हो गया, ठीक। जिस क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन से 1 ESU चार्ज प्रोड्यूस हो रहा था 1 cc ऑफ ड्राई एयर पर, उस क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन को हम लोग ने बोल दिया 1 रोएंटजेन, ठीक। अब हम लोग को 1 रोएंटजेन के डिफिनीशन को थोड़ा मॉडिफाई करना था। जो वॉल्यूम था उसको हटाकर हम लोग ने मास को ऐड कर दिया। मास को क्यों ऐड किया, क्योंकि मास जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर से इंडिपेंडेंट है। तो हम लोग वॉल्यूम को कैसे कन्वर्ट करेंगे मास में, 1 cc एयर का हम लोग मास कैसे लेंगे, तो 1 cc ऑफ एयर का मास लेने के लिए यहाँ पे हम लोग को एयर का डेंसिटी पता है। एयर का डेंसिटी होता है 1.225 kg/m³, ठीक। केजी को ग्राम में और मीटर को हम लोग अगर
सेंटीमीटर में अगर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दे तो वहाँ से हम लोग को मिल जाएगा कि 1 cc का कितना मास होता है, तो 1.225 इंटू 10⁻³ ग्राम मास आएगा 1 cc का। ठीक, तो 1 रो एंड का डिफिनीसन अब मॉडिफाई होकर क्या हो गया, 0.001225 ग्राम ऑफ ड्राई एयर में 1 ESU का चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए जो रेडिएशन क्वांटिटी लगता है उस रेडिएशन क्वांटिटी को 1 रोएंटजेन बोलते हैं। ठीक, यूनिट ऑफ एक्सपोजर रोएंटजेन होता है। अब हम लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि 1 रोएंटजेन का जब हम लोग के पास रेडिएशन होगा, ठीक, तो वो 1 kg में कितना कूलम चार्ज प्रोड्यूस करेगा। ठीक, हम लोग को कूलम पर केजी निकालना है, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि 1 कूलम में 2.99 इंटू 10⁻⁹ ESU चार्ज होता है। ठीक, तो 1 ESU में कितना चार्ज होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2.99 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज होगा। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा, इसको हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए कि 1 रोएंटजेन क्या बता रहा था, 1 रोएंटजेन ये बता रहा था कि 0.001225 ग्राम में 1 ESU का चार्ज प्रोड्यूस होता है। 1 ESU चार्ज में कितना कूलम होता है, 1 डिवाइडेड बाई 2.99 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक, अगर 1 ग्राम में तो कितना प्रोड्यूस होगा चार्ज, तो 1.229 इंटू 10⁻⁹ कूलम इंटू 1 डिवाइडेड बाई 0.1225 ग्राम, इतना कर दिया। अब 1000 ग्राम यानी कि 1 kg हो गया, तो 1000 को यहाँ पे हम लोग गुना कर देते हैं तो हम लोग को फाइनल मिल जाता है कि 1 kg में कितना चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, तो 2.73 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम का चार्ज प्रोड्यूस होता है। 1 रोएंटजेन 1 kg में 2.73 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम चार्ज प्रोड्यूस करता है। मेरा कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, किताब में जो दिया है आप उसी को याद कीजिएगा। किताब में दिया 1 रोएंटजेन इक्वल टू 2.58 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम चार्ज प्रोड्यूस करता है इन 1 kg। ठीक, अब जो एक रिलेशनशिप है जो कि आपको रेडिएशन प्रोटेक्शन में भी काम आएगा कि जो एक्सपोजर होता है, ठीक है, वो ओबे करता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि आप रेडिएटिंग सोर्स से आप जितना दूर रहेंगे रेडिएशन का क्वांटिटी आपके उतना ही कम आपके पास आएगा। ठीक, तो इस चीज़ के लिए भी आपको रेडिएशन से थोड़ा दूर रहना चाहिए, रेडिएशन सोर्स से, क्योंकि आप तक रेडिएशन का क्वांटिटी कम पहुंचेगा। आप लोग ने अभी अभी देखा था कि आखिर 1 रोएंटजेन जो है वो 2.58 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम चार्ज प्रोड्यूस करता है 1 kg में। ठीक, 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग को कितना एनर्जी देना पड़ता है, एयर में 33.97 जूल एनर्जी देना पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग टोटल एनर्जी हम लोग निकाल देंगे कि आखिर 2.58 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए टोटल एनर्जी जो हम लोग को लग रहा है वो है 0.00876 जूल एनर्जी लग रहा है। यानी कि 1 रोएंटजेन रेडिएशन 1 kg मैटर में कितना एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है, तो 0.00876 जूल एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक, जो इस ट्रांसफ़र को हम लोग बोलते हैं कर्मा। कर्मा क्या है, कर्मा इज़ द टोटल एनर्जी ट्रांसफ़र बाय द रेडिएशन टू द मैटर। यहाँ पे मैटर एयर था इसलिए यहाँ पे एयर कर्मा बोलेंगे। कर्मा का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड इन द मीडियम। ठीक, अब हम लोग एब्जॉर्ब डोज के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग को पहले से पता है कि जब रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। ठीक, तो इस चीज़ को हम लोग ने कर्मा बोला था। तो ऐसा नहीं होता कि जो मैटर होता है वो पूरी तरह से उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। कुछ कुछ एनर्जी जो होता है वो मैटर से एस्केप आउट हो जाता है एज ए ब्रिमस्टहलंग रेडिएशन। ठीक, तो जो नेट एनर्जी बचता है मैटर में उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्ब डोज। तो एब्जॉर्ब डोज हम लोग कैसे निकालेंगे, एब्जॉर्ब डोज इक्वल टू कर्मा माइनस ब्रिमस्टहलंग एक्सरेज। ठीक, तो एब्जॉर्ब डोज का यूनिट क्या होगा, वो होता है ग्रे एंड रेड। 1 ग्रे इक्वल टू
1 ग्रे इक्वल टू 100 रैड होता है। ठीक, अब हम लोग रेडिएशन वेटिंग फैक्टर के बारे में जानेंगे कि रेडिएशन वेटिंग फैक्टर क्या होता है। तो रेडिएशन वेटिंग फैक्टर एक सिंपल कंपैरिजन है। ठीक, हम लोग क्यों कंपेयर कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन को, क्या ज़रूरत पड़ गया। तो यहाँ पे जो अलग अलग टाइप के रेडिएशन है, जैसे कि अल्फ़ा पार्टिकल हो गया, बीटा पार्टिकल हो गया, या प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इस टाइप के रेडिएशन जो होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग डिग्री का डैमेज कर रहे थे सेम ही डोज पर। तो अब यहाँ पे ये कंपेयर करना बहुत ज़रूरी हो गया कि आखिर जो कौन सा रेडिएशन ज़्यादा खतरनाक है, कौन सा रेडिएशन कम खतरनाक है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन है रेडिएशन वेटिंग फैक्टर, इसको हम लोग क्वालिटी फैक्टर भी बोलते हैं रेडिएशन का। ठीक, तो हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं रेडिएशन को, तो इसके लिए हम लोग ने एक्सरेज को स्टैंडर्ड मान लिया। ठीक, तो एक्सरे से हम लोग कंपेयर करते हैं डिफरेंट टाइप के रेडिएशन का कि एक्सरे से कितना गुना ज़्यादा खतरनाक है, कितना गुना ज़्यादा कम खतरनाक है। तो कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डोज ऑफ एक्सरेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सर्टेन बायोलॉजिकल इफेक्ट डिवाइडेड बाय डोज ऑफ रेफरेंस रेडिएशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम बायोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक, कंपेयर करने के बाद हम लोग को ये डाटा मिलता है, ठीक है, कि अल्फ़ा पार्टिकल 20 गुना ज़्यादा खतरनाक है, प्रोटॉन जो है वो एक्सरे से 2 गुना ज़्यादा खतरनाक है, न्यूट्रॉन जो है उसका रेंज वैरी करते रहता है, 2.5 से 20 गुना ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो हम लोग को ये पता चल गया कि कौन सा रेडिएशन कितना खतरनाक है एक्सरे से। अब हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंट डोज कि इक्विवेलेंट डोज क्या होता है, कि पार्टिकुलर टाइप ऑफ रेडिएशन डोज को जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन द टर्म ऑफ एक्सरेज रेडिएशन डोज, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट डोज। आपको नहीं समझ में आया, हम बता रहे हैं। अगर अल्फा पार्टिकल का हम लोग डोज ले रहे हैं 2 ग्रेज, ठीक, अल्फा पार्टिकल का, तो अल्फा पार्टिकल 20 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है एक्सरे से। तो यहाँ पे हम लोग 20 कर देते हैं, तो यहाँ पे एक्सरेज का कितना डोज आ गया, 40। हम लोग ने डोज लिया था दो और यहाँ पर ही जो डोज आ रहा है वो है 40। ये 40 हम लोग किस चीज़ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक्सरेज के डोज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये है 40। इस डोज को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट डोज। इक्विवेलेंट डोज निकालने के लिए हमने क्या किया था, इक्विवेलेंट डोज को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, डी जो है वो एब्जॉर्ब डोज है, और डब्ल्यू आर जो है वो रेडिएशन वेटिंग फैक्टर है। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि अल्फ़ा पार्टिकल का रेडिएशन वेटिंग फैक्टर 20 है। ठीक, और डोज जो था वो 2 था, अल्फ़ा पार्टिकल का डोज 2 था। ठीक, तो इक्विवेलेंट डोज कितना आ गया, 40। तो इस डोज को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग ने एक नया यूनिट बनाया, सीवट। एक बार फिर से समझ लीजिए इक्विवेलेंट डोज क्या है। पार्टिकुलर टाइप ऑफ रेडिएशन डोज को जब हम लोग एक्सप्रेस करते इन द टर्म ऑफ एक्सरे रेडिएशन डोज में, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट डोज। ठीक, तो इक्विवेलेंट डोज का यूनिट क्या है, सीवट है। 1 सीवट में क्या होता है, 1 जूल एनर्जी रहता है 1 kg में। इसका छोटा सा यूनिट क्या है, वो रैम है। तो 1 सीवट इक्वल टू 100 रैम होता है। टिश्यू वेटिंग फैक्टर, ये सिंपल कंपैरिजन है। ठीक है, तो टिश्यू वेटिंग फैक्टर में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग रिस्क ऑफ स्टोकैस्टिक इफेक्ट को कंपेयर करते हैं। ठीक, कैसे कंपेयर करते हैं, क्या कंपेयर करते हैं, आप देख लीजिए। जैसे ये किडनी है, ठीक, अब इस किडनी पर 1 सीवट का हम लोगों ने रेडिएशन डोज दिया, और ये एक आदमी है, ठीक, इस पर भी 1 सीवट का हम लोग ने रेडिएशन डोज दिया। तो इस किडनी पर जो स्टोकैस्टिक इफेक्ट होने का जो रिस्क होगा, ठीक, उसको हम लोग कंपेयर करते हैं ये होल बॉडी पर स्टोकैस्टिक इफेक्ट होने के रिस्क से। तो कंपेयर करने का क्या है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, कंपेयर हो गया। ठीक, तो इसी रेशियो को R1/R2 रेशियो, रिस्क फैक्टर को, ठीक, हम लोग कहते हैं टिश्यू वेटिंग फैक्टर। अब हम लोग को पता है कि जितना ज़्यादा
रिस्क होगा उतना ज़्यादा वो ऑर्गन रेडियो सेंसिटिव होगा। ठीक, जितना ज़्यादा टिश्यू वेटिंग फैक्टर का वैल्यू आएगा उतना ज़्यादा वो रेडियो सेंसिटिव होगा। तो गोनाड का यहाँ पे आ रहा 0.20, इस टेबल में सबसे ज़्यादा गोनाड का ही हमको दिख रहा है। ठीक है, तो गोनाड जो होता है वो सबसे ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव होता है। बोन जो होता है, स्किन जो होता है, वो काफ़ी कम रेडियो सेंसिटिव होता है। इफ़ेक्टिव डोज के बारे में बात करेंगे कि वो क्या होता है। तो पार्टिकुलर ऑर्गन डोज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ होल बॉडी डोज। मतलब क्या हुआ कि हमने पार्टिकुलर ऑर्गन पर इतना डोज दे दिया, 1 सीवट का डोज दे दिया। ठीक, लेकिन पूरे बॉडी पर कितना डोज आया? ठीक, पूरे बॉडी पर कितना डोज आया? तो उस डोज को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव डोज। इफेक्टिव डोज कैसे निकालते हैं? तो हम लोग टिश्यू वेटिंग फैक्टर को गुना कर देते हैं इक्विवेलेंट डोज से। ठीक है, तो इसका इफेक्टिव डोज का यूनिट क्या है? सीवट है। ठीक, थोड़ा सा इस वीडियो का समरी आप देख लीजिए कि एक्टिविटी का जो यूनिट है वो है बैकरल क्यूरी। एक्टिविटी क्या बताता है? एक्टिविटी हम लोग को बताता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक, एक्सपोजर, एक्सपोजर क्या बताता है? द क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन बताता है। इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है रोएंटजेन। कर्मा, कर्मा क्या बताता है? कर्मा बताता है एनर्जी ट्रांसफर बाय द रेडिएशन टू द मीडियम। इसका यूनिट क्या है? ग्रे है। ठीक, 1 ग्रे इक्वल टू 100 रैड। ठीक, एब्जॉर्ब डोज क्या बताता है कि मैटर या मीडियम ने कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया रेडिएशन से, उस चीज़ को बताता है। इसका यूनिट भी है ग्रे एंड रेड। ठीक, इक्विवेलेंट डोज क्या बताता है कि एक्सरेज के टर्म में डिफरेंट टाइप का रेडिएशन का कितना डोज है, वो इक्विवेलेंट डोज बताता है। ठीक, इसका यूनिट क्या है? सीवट है, रेम है। इफेक्टिव डोज क्या बताता है कि पूरे बॉडी पार्टिकुलर ऑर्गन में जो हम लोग ने रेडिएशन दिया था, ठीक, उस रेडिएशन का डोज पूरे बॉडी के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो वो इफेक्टिव डोज बताता है। इसका भी यूनिट है सीवट एंड रेम। कुछ क्वेश्चन है जो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ पे उसको सॉल्व कीजिएगा अगर आपको समझ में आएगा तो। थैंक यू वेरी मच।